Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend mentor in Guide for the subject Audit, and I am here to make the subject easy for you with one things and less things. तो आज है हमारा डे 3 ऑफ 17 डे सीरीज का, जहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस एंड आज का हमारा टॉपिक इज बोरोइंग्स। तो बिफोर गोइंग ऑन टू बोरोइंग्स के ऑडिट प्रोसीजर, लेट्स अंडरस्टैंड बोरोइंग्स होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात समझो, बिजनेस तुमसे कभी भी पैसे मांगना बंद नहीं करेगा। तुमको लालच देते रहेगा कि मुझे पैसे देते रहो, मैं तुमको बेटर रिटर्न्स, बेटर प्रॉफिट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन ये सब दूंगा, और कुछ ना कुछ करके तुमसे पैसे मांगते रहेगा। पर तुम ऐसा तो नहीं है बिजनेस के लिए अपना घर लुटा दोगे। नहीं मैम, घर बनाने के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं, घर कैसे लुटा दे। तब तुम बिजनेस की भूख कैसे शांत करोगे। मैम भले मेरे पास पैसे लिमिटेड है, पर मैं दूसरे से तो पैसे लेके बिजनेस में लगा सकता हूँ ना। बिल्कुल लगा सकते हो। तो जब आप किसी दूसरे से पैसे लेके बिजनेस में लगाते हो विद द प्रॉमिस टू रिटर्न बैक द मनी विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसको कहते हैं बोरोइंग्स। छोटे से छोटे कंपनी से लेके बड़े से बड़े कंपनीज में बोरोइंग्स प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में भी बोरोइंग प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो इतना रिच इंसान है, उसको क्या बोरोइंग्स की जरूरत हो, तो पूरा फाइनेंस कर सकता है अपने बिजनेस को। तो देखो, उसको पता है कि उसका ये जो एक्सेस मनी है ना, ये कहीं और बेटर रिटर्न्स के लिए यूटिलाइज हो सकता है। उसका जो बिजनेस है ना, वो किसी और के पैसे पे 12% इंटरेस्ट पे सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए उसने बोरोइंग्स लेके रखा है। सो बोरोइंग्स इज प्रेजेंट इन एवरी एंटिटी, बट बियॉन्ड दैट इसमें एक लोचा भी होता है। मैम क्या लोचा होता है? तो बहुत सारी कंपनीज ना बोरोइंग्स मैनिपुलेट करती है। मैम क्यों मैनिपुलेट करती है? क्योंकि बोरोइंग्स का चक्कर है टैक्स के साथ। बोरोइंग्स टैक्स के साथ कैसे रिलेटेड हो? तो देखो, बोरोइंग्स पे तुमको देना होगा इंटरेस्ट। अब तुम जितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, तुम्हारा प्रॉफिट उतना ज्यादा कम होगा, एंड जितना ज्यादा कम प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा कम तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। सो एंटिटीज ट्राई एंड इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ताकि उनका प्रॉफिट कम आए, एंड जब प्रॉफिट कम आए तो वो टैक्स भी कम दे पाए। तो एज एन ऑडिटर आपको देखना है कि कहीं कोई फेक बोरोइंग्स तो कंपनीज के बैलेंस शीट में नहीं इंक्लूडेड है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये पाया जाता है कि उन्होंने फेक बोरोइंग्स दिखा रखी है ताकि उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़े, जिससे उनका प्रॉफिट कम हो एंड अल्टीमेटली टैक्स कम हो। तो बोरोइंग्स में आपको बाकी दूसरे आइटम से ज्यादा चौकन्ना रहना होता है। मैम बोरिंग्स डिस्प्ले कहाँ होता है बैलेंस शीट में? तो बोरिंग्स डिस्प्ले होता है लाइबिलिटीज साइड में। एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं? सो लाइबिलिटीज आर बेसिकली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अदर देन ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। लाइबिलिटीज इंक्लूड बोरिंग्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स एंड प्रोविजन। ठीक है। अब मैम क्या ये डेफिनेशन मुझे याद करनी है? नहीं, याद नहीं करनी, बुक में दिया था इसीलिए मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ दे दिया। मैम बोरोइंग्स का मतलब तो हम समझ गए। अब ऑडिटर का क्या काम है बोरोइंग्स रिलेटेड? तो सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना है कि ये जो बोरोइंग्स दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी ये कंपनी में ने ले भी रखा है या नहीं ले रखा है, यानी चेकिंग द एक्सिस्टेंस असर्शन। दूसरा, ऑडिटर को चेक करना है कि जो बोरोइंग्स दिखाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये कंप्लीट तो है ना, ऐसा तो नहीं है किसी और से भी पैसे ले रखे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाए। दैट इज चेकिंग द कंप्लीटनेस असम्पशन। तीसरा, अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स तो सही है ना, यानी चेकिंग द वैल्यूएशन असम्पशन। चौथा, शेड्यूल 3 द्वारा रिक्वायर्ड जितने भी डिस्क्लोजर्स है विद रिस्पेक्ट टू बोरोइंग्स, कंपनी ने वो सारे किए तो है ना, दैट इज चेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। एंड लास्टली, बोरोइंग से रिलेटेड जितनी भी ऑब्लिगेशंस है कंपनी की, वो सारे इसे उन्होंने कंप्लाई तो किया है ना, दैट इज चेकिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन। ठीक है। अब मैम ये सारी चीजें ऑडिटर कैसे चेक करेगा? तो आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है एक्सिस्टेंस। तो हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई कि जो बोरोइंग्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? तो सबसे पहले चीज जो ऑडिटर को चेक करनी है दैट इज अग्रीमेंट। तुम पैसे दो या पैसे लो, अग्रीमेंट जरूर बनवाओगे। तो देख लो कि जितने बोरोइंग्स है उसके सारे लोन अग्रीमेंट्स हैं, एंड उन लोन अग्रीमेंट्स को वेरीफाई कर लो। अब अगर कंपनी ने लोन लिया होगा तो ऑब्वियसली बोर्ड का अप्रूवल लगा होगा, एंड बोर्ड के अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग हुई होगी, तो उस मीटिंग के मिनट्स ले। तीसरा, अब अग्रीमेंट में एक पार्टी जहां लेंडर है, दूसरा पार्टी कंपनी भी है, एंड हो सकता है कि वो उस अग्रीमेंट को मैनिपुलेट कर दे।
तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अग्रीमेंट मैनिपुलेटिव है या तुम्हें शक है कि इन्होंने गलत अग्रीमेंट दिए है, तो लेंडर से तुम कंफर्मेशन भी ले सकते हो, आस्किंग देम द अमाउंट ऑफ लोन दैट दे हैव गिवन टू द कंपनी। इसके अलावा अगर लीज एंड हायर परचेज पे कोई एसेट लिया है तो उसकी लाइबिलिटीज के लिए आप उसके अग्रीमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। डिबेंचर है तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड देख लो ताकि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता चल जाए। ड्यूरिंग द ईयर कोई डेट रीपे हुआ है या रिटायर हुआ है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लो। जब भी किसी का भी पूरा डेट रीपे हो जाता है तो सामने वालों से एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देता है, तो चेक कर लो जो भी लोन्स या डेट्स ड्यूरिंग द ईयर पूरा रिटायर हुए उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स ले लो। एंड लास्टली तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है, तो अल्टीमेट मैनेजमेंट से ही रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि जितनी भी लोन्स उन्होंने ले रखी, जितनी भी बोरोइंग्स उन्होंने ले रखी है वो सारी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की। ठीक है, सो इजी है, लॉजिकल है और आराम से याद हो जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैम पैसे दो या पैसे लो अग्रीमेंट तो बना होगा तो लोन अग्रीमेंट देखना है। फिर बोर्ड की हामी से मिला बना होगा या बोर्ड की हामी से हमने लोन लिया होगा तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स ले लो। उसके बाद मैम जो भी डेट रिटायर हुआ है पूरा रीपे हो गया है ड्यूरिंग द ईयर उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लो। अगर तुम्हें लगता है अग्रीमेंट मैनिपुलेटिव है तब क्या करना है, कंफर्मेशन ले लेना है। लीज एंड हायर परचेज है तो उसके डिटेल्स ले लो। अगर डिबेंचर दिया है तो डिबेंचर ट्रस्ट डी देख लो। एंड लास्टली तुम्हें लगता है ये सब कुछ झूठा है तो अल्टीमेट मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि उन्होंने सारी बोरोइंग्स बैलेंस शीट में डिस्क्लोज की। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस, यानी चेक करना कि जो भी बोरोइंग्स डिस्प्लेड है बैलेंस शीट में वो कंप्लीट है एंड उसके बाहर कंपनी ने और कोई बोरोइंग्स नहीं ले रखी। तो मैम ये ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा, तो हमेशा याद रखना हर एंटिटी में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोन डिपार्टमेंट अलग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग। यानी जो डिपार्टमेंट लोन के सारी चीजें देख रहा है उनका अकाउंट्स में कोई हाथ नहीं होता है, एंड जो अकाउंटिंग ऑफ लोन देख रहे हैं उनके लोन के डिटेल्स में कोई हाथ नहीं होता। तो ये जो लोन डिपार्टमेंट है ना ये अपने साथ एक शेड्यूल मेंटेन करता है कि कितने लोन्स कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर लिए, कितने लोन्स अभी तक कंपनी ने ले रखे, क्या क्या रीपे हो गए एंड वगैरह वगैरह डिटेल्स ऑफ द लोन। कंप्लीट डिटेल इनका मिल जाएगा आपको लोन का इन देयर शेड्यूल। तो आपको क्या करना है, इन लोन डिपार्टमेंट से शेड्यूल ऑफ लोन दे दिया, लोन लेना है एंड उसके बाद उसको अकाउंट्स के लेजर से कंपेयर करना है, अकाउंट्स के बोरोइंग से कंपेयर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कोई लोन शेड्यूल में प्रेजेंट है एंड लेजर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट नहीं है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको शेड्यूल लेना है उसके बाद उसको अकाउंट से कंपेयर करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कंफर्मेशन इज वेरी यूजफुल। कंफर्मेशन से आपको समझ में आ जाता है कि कहीं कंपनी ने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं रख रखी है या कंपनी ने कहीं ओवर एक्सेसिव तो लाइबिलिटी नहीं रख रखी है। फिर आप बोर्ड मीटिंग्स जितनी भी हुए ड्यूरिंग द ईयर उसका मिनट्स ले सकते हो। बोर्ड मीटिंग्स में अगर लोन के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ होगा या कोई लोन के बारे में अप्रूवल हुआ होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है तो आप उसके लिए मैनेजमेंट से पूछ सकते हो। एंड लास्ट एंड द बेस्ट प्रोसीजर इज सब्सिक्वेंट चेकिंग। मैम सब्सिक्वेंट चेकिंग मतलब क्या होता है, तो देखो नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। 31 मार्च को आपकी बुक्स क्लोज हो जाता है, हाँ मैम क्लोज हो जाता है। क्या ऑडिट भी तब कंप्लीट हो जाता है, नहीं मैम ऑडिट तो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो कब से कब तक ऑडिट होता है मैम, अराउंड मई जून जुलाई ऑडिट में निकल जाता है। तो मैम क्या ऑडिटर प्रेजेंट होता है तब कंपनी में, हाँ प्रेजेंट होता है। तो मैम ये जो 31 मार्च को जिनकी भी लाइबिलिटीज थी ये तो मई जून में ही पे करेंगे ना, हाँ मई जून में ही पे करेंगे। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ये मई जून के पेमेंट्स को बैक ट्रेस कर सकता है एंड चेक कर सकता है कि लाइबिलिटीज एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं करती थी। मैम बहुत अच्छा प्रोसीजर है, एक बार मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ एक तो, रुकिए। सो सपोज एक बोरोअर है जिसकी बोरोइंग्स थी 10, 20 एंड 30 एज ऑन 31 मार्च। तीन बोरोइंग्स थी इसकी कंपनी के साथ, सॉरी कंपनी की तीन बोरोइंग्स थी इस लेंडर के साथ 10, 20, 30। रियली सॉरी मैंने उल्टा एग्जांपल ले लिया। सपोज कंपनी की तीन बोरोइंग्स थी इस लेंडर के साथ 10, 20 एंड 30। अब कंपनी को पे करनी थी ये सारी चीजें, हाँ मैम पे करनी थी। तो कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए का पेमेंट कर दिया एंड कंपनी ने 30 रुपए का पेमेंट कर दिया इन द मंथ ऑफ मे। अब आप पूछने गए कि देखिए आपने 10 और 30 का तो पेमेंट कर दिया, इस 20 की पेमेंट को क्या हुआ, तो कंपनी का कोई जवाब नहीं आया।
एंड इससे आपको समझ में आ गया कि ये जो 20 का इन्होंने लोन दिखा रखा था ना, ये फेक लाइबिलिटी है। क्योंकि भैया अगर तुम 20 का पेमेंट नहीं करोगे और डायरेक्टली फर्स्ट एंड थर्ड लोन का पेमेंट करोगे, तो लेंडर भी तो तुमसे क्वेश्चन करेगा ये 20 का पेमेंट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे इनका लेंडर भी क्वेश्चन नहीं कर रहा एंड ये भी कोई कुछ नहीं बोल रहे। तो इसका सिंपल सा मतलब है, ये जो 20 का इन्होंने बोरोइंग दिखाया था ना, ये फेक बोरोइंग था। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का 10, 20, 30 और 40 का बोरोइंग्स था, जिसमें कंपनी ने 10, 20, 30, 40 एंड एक 50 का भी पेमेंट कर दिया। तो आप पूछने जाओगे भैया तुमने एक्सेसिव पेमेंट क्यों किया, तभी भी कंपनी का कोई जवाब नहीं आया। मतलब एक 50 का बोरिंग और कंपनी ने ले रखा था जो आपको नहीं दिखाया, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाया। तो सब्सीक्वेंट चेकिंग में आपको यही करना है कि जितने भी पेमेंट्स कंपनी कर रही है उसको बस बैक ट्रेस करना है, देखना है कि ये लाइबिलिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती। ठीक है, अच्छा प्रोसीजर है, मजेदार प्रोसीजर है। इनफैक्ट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोसीजर करते हो तो आपको और इसके बारे में पता चलता है। तो कंप्लीटनेस कैसे चेक करना है मैम, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले लेना है लोन डिपार्टमेंट से, एंड उसको लेजर से कंपेयर कर लेना है। उसके बाद हम कंफर्मेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुई है बोर्ड की ड्यूरिंग द ईयर उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है हमारा जो हथियार प्रोसीजर है वो सब्सिक्वेंट चेकिंग, हम उससे भी पहचान सकते हैं कि जो भी लाइबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही थी एज ऑन 31 मार्च वो सही थी या नहीं थी। ठीक है, देन कम्स वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब चेक करना कि ये जो बोरिंग डिस्प्लेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ऑन 31 मार्च उनका अमाउंट तो सही है ना। अब ये चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड इसके लिए प्रोसीजर्स भी थोड़े ज्यादा। तो मैम कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको कंपनी से उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डेट ले लेना है, यानी कौन सा मेथड वो यूज करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग डेट। उसके बाद जितने भी इंटरेस्ट है उनको रिकैलकुलेट कर लेना है। मैम कैसे एक एक करके रिकैलकुलेट करेंगे बैठ के पेन पेपर में, क्या नहीं यार, एक्सेल का जमाना है। तुम एक्सेल में फटाफट लोन का अमाउंट डालोगे, इंटरेस्ट का रेट डालोगे एंड पीरियड डालोगे, उससे इंटरेस्ट आ गया। तो जितना भी इंटरेस्ट है रिकम्प्यूट कर लो एंड चेक कर लो सही है कि नहीं। अगर कोई डिस्काउंट या रिडेम्पशन है किसी लोन पे तो वो भी रिकैलकुलेट करके वेरीफाई कर लो सही है या नहीं। अगर कोई अमोर्टाइजिंग लोन है, मतलब जिसका इंस्टॉलमेंट डिसाइडेड नहीं है एंड उसका इंस्टॉलमेंट वेरीज ऑन द नंबर ऑफ इयर्स दैट द लोन इज पेंडिंग। आप सीखोगे इसके बारे में सीए फाइनल में, अमोर्टाइजिंग लोन बोलते हैं इसको, जिसका इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं होता, वो बार बार चेंज होता है ऑन द नंबर ऑफ इयर्स इट इज पेंडिंग। तो अगर ऐसा कोई लोन है तो उसके डिटेल्स ले लो। एंड अगर कोई फॉरेन करेंसी लोन है तो आपको पता है क्या सेटिस्फाई करना है, AS11 के जितने भी रूल्स है सब कंप्लाई करना है, सब सेटिस्फाई करना है एंड मेक श्योर दैट लोन इज अपीयरिंग ऑन बैलेंस शीट ऑन क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। उसके बाद आपको लोन अग्रीमेंट्स लेने हैं। लोन अग्रीमेंट्स में उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखने हैं एंड देखना है क्या कंपनी उसके साथ कंप्लाई कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं कर रही है तो आपको देखना चाहिए क्या लोन का जो अमाउंट है वो इमीडिएटली पेएबल या करंट लाइबिलिटी में आ गया है या नहीं आया है। क्योंकि देखो यार, तुम किसी के टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो वो तो अगला तुमसे कल ही पैसे मांगने आ जाएगा, एंड जब वो अगला तुमसे कल ही पैसे मांगने आ जाएगा तो वो अब कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म डेट नहीं रहा, वो करंट लाइबिलिटी बन गई है। तो देख लो अगर कंपनी ने किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है तो वो जो लोन है वो करंट लाइबिलिटी के अंडर आ गया है। बट टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करने के बाद भी अगर वो करंट लाइबिलिटी में नहीं आया है तो तुम कंपनी से पूछोगी कि क्यों नहीं आया है। एंड अगर कंपनी कहती है कि अरे सामने वाला तो महान पुरुष है, उन्होंने ये जो नॉन कंप्लायंस है वो वेव ऑफ कर दिया है, मतलब इसकी छूट दे दी है उन्होंने, हमें कुछ भी नहीं सजा दी है इसकी, तो आप लेंडर से कंफर्मेशन ले लोगे रिगार्डिंग वेवर ऑफ नॉन कंप्लायंस। उनको बोलोगे कि हमें लिख के दीजिए कि आपने वेव ऑफ किया है इनका नॉन कंप्लायंस। तो बेसिकली आपको चेक करना है कंपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो ये जो लोन है वो इमीडिएटली पेबल करंट लाइबिलिटीज में आ जाना चाहिए। एंड अगर वो अभी तक नहीं आया है तो चेक कर लो क्या लेंडर ने ये जो नॉन कंप्लायंस है वो वेव ऑफ किया है या नहीं किया। फिर इसके अलावा लोन अग्रीमेंट में इंस्टॉलमेंट्स मेंशन होते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन होते हैं, तो देख लेना कि जो एंटिटी है वो सारे इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट एज पर लोन अग्रीमेंट पे कर रही है या नहीं कर रही है। अब हाउ विल यू चेक कि जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्लासिफिकेशन है लोन का वो एंटिटी ने सही से किया है।
तो मैम सबसे पहले तो हम सबका ड्यू डेट एग्जामिन कर लेंगे। ड्यू डेट के हिसाब से जो 12 महीने के अंदर है वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। एंड अगर कोई लॉन्ग टर्म डेट है, मतलब वो 6 साल का लोन है पर उसका कोई करंट मेच्योरिटी है, मतलब उसका कोई इंस्टॉलमेंट अभी 12 महीने में ही पेबल है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्लासिफाई हो जाना चाहिए। तो चेक कर लो अगर किसी लॉन्ग टर्म डेट का करंट मेच्योरिटी है तो वो शॉर्ट टर्म डेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई चार्ज है किसी लोन पे तो क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज देख लो। एंड अगर लोन पे कोई सिक्योरिटी दी गई है या कोई एसेट दिया गया है तो मेक श्योर कि आप सिक्योरिटी की वैल्यू चेक कर लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोन तो 10 करोड़ का ले लेते पर सिक्योरिटी 8 करोड़ की देते हैं। तो अगर सिक्योरिटी का वैल्यू लोन के अमाउंट से कम है तो लोन से सिक्योरिटी के अमाउंट तक ही सिक्योर्ड क्लासिफाई होना चाहिए, बाकी अनसिक्योर्ड क्लासिफाई होना चाहिए। तो अगर सिक्योरिटी का अमाउंट इज लेस देन लोन का अमाउंट तो सिक्योरिटी के अमाउंट तक वो लोन हो जाता है सिक्योर्ड, एंड उसके एक्सेस जो अमाउंट बचता है वो हो जाता है अनसिक्योर्ड लोन। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट्स जो आपको देखनी चाहिए, दैट इज अगर हायर परचेज है तो उसका अग्रीमेंट वेरीफाई कर लो। रिलेटेड पार्टी से कोई लोन लिया है तो AS 18 या इंडियस 24 के जो भी कंप्लायंस है वो देख लो कंपनी ने किए है या नहीं किए। अगर कोई बिल डिस्काउंट या नेगोशिएट हुआ है तो देख लो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं है। जितने भी बोरोइंग्स है वो अंडर द लिमिट्स एज सर्टिफाइड अंडर मोआ एंड हुआ तो है ना। तो अगर मोआ हुआ ने बोला है कि ये कंपनी 10 करोड़ तक का ही लोन ले सकते हैं तो मेक श्योर कि बोरोइंग्स जितने भी लिए कंपनी ने वो अंडर 10 करोड़ ही है ना। सेक्शन 180, सेक्शन 185, सेक्शन 186 यानी ऐसे सेक्शंस जो बोरोइंग एंड डायरेक्टर से रिलेटेड है, मेक श्योर कर लो ये सारे कंप्लाई हुए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई लोन लिया गया है तो मेक श्योर दैट वो लोन उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एंड अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स लिया है तो मेक श्योर सेक्शन 73 टू सेक्शन 76A कंपनी ने कंप्लाई किया है। मैम वैल्यूएशन के तो पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो है पर याद तो करना पड़ेगा, तो एक बार वैल्यूएशन के पॉइंट्स फिर से रिवाइज करते हैं। तो वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें चेक करनी है, सबसे पहले मैम हमें कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेट जानना है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन और डिस्काउंट के पेनी उसको रिकैलकुलेट करना है। अमोर्टाइजिंग लोन है तो उसका डिटेल्स ले लेना है। फॉरेन करेंसी लोन है तो मेक श्योर करना है AS 11 से कंपनी ने कंप्लाई किया है। उसके बाद आते हैं लोन अग्रीमेंट्स। तो लोन अग्रीमेंट्स में हमें क्या क्या देखना है, लोन अग्रीमेंट्स में हमें देखना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है एंड हमें मेक श्योर करना है कि कंपनी उन टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही है तो हमें देखना चाहिए क्या लोन का जो अमाउंट है वो इमीडिएटली पेबल या करंट लाइबिलिटी के अंडर आ गया है। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप देख लो क्या लेंडर ने ये जो नॉन कंप्लायंस है ये वेव ऑफ कर दिया है क्या। अगर ऐसा कर दिया है लेंडर ने तो आप उससे कंफर्मेशन ले लो रिगार्डिंग वेव ऑफ नॉन कंप्लायंस। उसके बाद लोन अग्रीमेंट पे इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट भी मेंशन रहता है, तो मेक श्योर जो कंपनी है वो इंस्टॉलमेंट वैसे ही एंड इंटरेस्ट वैसे ही पे आउट कर रही है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, तो ड्यू डेट्स एग्जामिन कर लो। एंड अगर किसी लॉन्ग टर्म लोन का अभी 12 महीने में इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो मेक श्योर वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंडर क्लासिफाई हो गया है। अगर कोई चार्ज है किसी लोन पे तो मेक श्योर कि क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कंपनी ने सेटिस्फाई किया। एंड अगर कोई सिक्योरिटी दी गई है लोन के अगेंस्ट पे तो देख लो सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू लोन की वैल्यू से कम है तो सिक्योरिटी की वैल्यू तक ही लोन सिक्योर्ड होगा, उसके बाद होगा वो अनसिक्योर्ड। अदर पॉइंट्स में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, हमें देखना है कि हायर परचेज अग्रीमेंट्स जो है वो सही है या नहीं है। रिलेटेड पार्टी से जितनी बोरिंग्स लिए वो उसमें AS 18 या इंडियस 24 कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। बिल डिस्काउंटेड और नेगोशिएटेड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं। बोरोइंग्स जो है वो अंडर द लिमिट्स एज सर्टिफाइड अंडर मोआ एंड ओआ है या नहीं है। सेक्शन 180, 185 एंड 186 से कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन लिया गया है तो अमाउंट इसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है। एंड लास्टली अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स लिया है तो कंपनी ने सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76A के साथ कंप्लाई किया। ठीक है, सो दिस वाज वैल्यूएशन एंड द लास्ट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जहां पे ऑडिटर चेक करता है कि बोरोइंग्स के रिस्पेक्ट पे जितने भी डिस्क्लोजर्स है जो रिक्वायर्ड अंडर जो भी रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 वो कंपनी ने किए हैं या नहीं किए। बेसिकली चेकिंग वेदर द शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स
whether the Schedule 3 disclosure requirements are complied by the company or not. तो बोरिंग्स के रिस्पेक्ट में एक कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है एज पर शेड्यूल 3. तो अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो है separate line item of bond, debenture, term loan, deferred payment liability, deposits, loan or advances from related party, long term maturity of finance lease obligation and other loans and advances. इसके अलावा लोन शुड बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. जितने लोन सिक्योर्ड है उनका क्लासिफिकेशन अलग होना चाहिए, जितने लोग अनसिक्योर्ड है वो लोन्स का क्लासिफिकेशन अलग होना चाहिए. अगर कोई लोन डायरेक्टर्स द्वारा गारंटेड है तो वो बात बता दी जानी चाहिए. अगर कंपनी के पास पावर है लोन को री इशू करने की तो वो बता दिया जाना चाहिए. टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बता दिया जाना चाहिए. एंड अगर कंपनी ने कोई भी लोन डिफॉल्ट किया है तो पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बताना होगा. फिर आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कंपनी को क्या सब डिस्क्लोजर्स करने होते हैं. सबसे पहले उसको ये 4 चीजें बाइफिकेट करनी होती है. लोन रीपेमेंट ऑन डिमांड, लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस. इसके अलावा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन कंपनी को यहाँ पे भी करना होता है. अगर डायरेक्टर्स द्वारा गारंटेड है तो बताना होता है. डिफॉल्ट अगर कुछ किया है तो पीरियड एंड अमाउंट उसका बताना होगा. एंड लॉन्ग टर्म डेट की जितनी भी करंट मैच्योरिटीज है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. इसके अलावा दोनों केसेस में अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन लिया गया है तो कंपनी को बताना पड़ता है कि क्या अमाउंट उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है. एंड अगर नहीं तो नेचर एंड अमाउंट बताना पड़ता है. ठीक है, तो दोनों केसेस में ये कॉमन है कि वेदर लोन वर यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज बोरोड. इफ नॉट, नेचर एंड अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो एक बार डिस्क्लोजर भी फिर से फटक से रिवाइज कर लेते हैं. तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सबसे पहले सेपरेट लाइन आइटम क्लासिफिकेशन देना होगा कंपनी को. किन चीजों का? बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, डिपॉजिट, लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन एंड लास्टली अदर लोन्स एंड एडवांसेस. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन देना होगा. डायरेक्टर्स द्वारा गारंटेड है तो वो बताना होगा. पावर टू रीइशू है तो वो बताना पड़ेगा. टर्म्स ऑफ रीपेमेंट बताने होंगे. लास्टली अगर डिफॉल्ट किया है तो पीरियड एंड अमाउंट बताना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ये 4 सेपरेट लाइन आइटम्स का क्लासिफिकेशन होगा. लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस. इसके अलावा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी देना होगा. डायरेक्टर्स द्वारा गारंटेड है तो यहाँ पे भी बताना होगा. अगर कोई डिफॉल्ट है तो पीरियड एंड अमाउंट बताना होगा. एंड लॉन्ग टर्म डेट की जितनी भी करंट मैच्योरिटीज है उसके बारे में बताना पड़ेगा. दोनों केसेस में अगर लोन को पर्टिकुलर पर्पस के लिए लाया गया था एंड वो उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा तो नेचर एंड अमाउंट फॉर द पर्पस इट इज यूज्ड वो बताना पड़ेगा. अब ये दो जी हो गई शेड्यूल 3 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. बोरोइंग्स में अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स भी एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आती है. हम एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब तो ये जो आपने ऊपर पढ़ा ना ये शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स है कि शेड्यूल 3 कहता है कि कंपनी को ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है. आगे जो एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा स्टेटेड है कि कंपनी को ये सब चीजें दिखानी पड़ती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो ऊपर वाला हो गया शेड्यूल 3. एंड अभी जो हम एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाले हैं वो एज पर डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज. डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज कहती है कि कंपनी को ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए. तो क्या क्या एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी के डिस्क्लोजर की. सबसे पहले अगर कंपनी ने बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करंट एसेट्स के बेसिस पे लोन लिया यानी कैश क्रेडिट लिया है तो फिर कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट कंपनी सबमिट कर रही है बैंक को वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो है ना. एंड अगर नहीं है एंड अगर कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसका भी समरी बताना पड़ेगा एंड रीजंस बताने. फिर अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर टैग कर दिया है आरबीआई ने तो उसके बारे में बताना होगा. अगर कोई कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है तो डेट ऑफ डिफॉल्ट एंड डेट व्हेन द कंपनी वाज डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर वो बताना पड़ेगा. अगर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस या सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस में डिले है तो वो बताना पड़ेगा. एंड लास्ट एंड सबसे खास अगर कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी से लोन लिया है जिस इंटरमीडियरी ने किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी से लोन लिया है मतलब कंपनी ने किसी को बीच में रख के किसी से लोन लिया. सपोज कंपनी का नाम है कंपनी ए. कंपनी का नाम है जस्ट अ सेकेंड
कंपनी का नाम है कंपनी ए। अब कंपनी ए को लोन तो लेना था कंपनी सी से, बट बीच में कुछ घोटाला हो जाता या ये कोई चोरी कर रहे थे तो उन्होंने बीच में रखा कंपनी बी को। अब कंपनी ए कंपनी बी से लोन ले रहा है एंड कंपनी बी कंपनी सी से लोन ले रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कंपनी में जहां कंपनी ने डायरेक्टली किसी और कंपनी से लोन नहीं लेके बीच में किसी इंटरमीडियरी को रखा है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कंपनी को डिस्क्लोज करनी होगी। क्या सब चीजें? सबसे पहले डेट एंड अमाउंट विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब कंपनी ए ने अगर लोन लिया है, सॉरी, विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इंटरमीडियरी, मतलब अगर कंपनी ए ने लोन लिया है तो उनको कंपनी बी के सारे डिटेल्स देने होंगे एंड डेट एंड अमाउंट ऑफ लोन देना होगा। इसके अलावा डेट एंड अमाउंट एडवांस्ड बाय इंटरमीडियरी टू अल्टीमेट बेनिफिशियरी, तो कंपनी बी ने जो कंपनी सी से लोन लिया है उसका भी डिटेल्स देना पड़ेगा। फिर डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, तो अगर बोरोइंग नहीं लेके कोई गारंटी दी है कंपनी ने या गारंटी ली है तो उसका भी डिटेल्स देना होगा। फेमा एंड कंपनीज एक्ट से कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं किया है उसका डिटेल्स देना होगा। एंड लास्टली PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं किया है उसका डिटेल्स देना होगा। मैम क्या ये डिस्क्लोजर एग्जाम में आता है? आज तक नहीं पूछा गया है, शायद नहीं पूछा जाए, बट डोंट टेक द रिस्क ऑफ स्किपिंग इट। अगर एक बार समझ लिया तो रीड करके जाना। तो एक बार फिर से एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी ने बैंक या एफआई से लोन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स, यानी अगर कैश क्रेडिट लिया है तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स वो बैंक को सबमिट कर रहा है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना। अगर नहीं है तो जितने भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी उनका समरी अलोंग विथ रीजंस बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर टैग कर दिया गया है आरबीआई से तो उसे डेट ऑफ डिफॉल्ट एंड डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कंपनी ने चार्जेस टाइम पे रजिस्टर नहीं किया या सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। एंड लास्टली अगर कंपनी ने किसी इंटरमीडियरी को बीच में रख के किसी से लोन लिया है तो उसके रिगार्ड पे कंपनी को डेट एंड अमाउंट विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इंटरमीडियरी, डेट एंड अमाउंट एडवांस्ड बाय इंटरमीडिएट टू अल्टीमेटरी बेनिफिशियरी, डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी का डिटेल्स देना होगा। एंड इसके अलावा बताना होगा कि क्या उन्होंने PMLA, फेमा एंड कंपनीज एक्ट से कंप्लाई किया है या नहीं किया। सो दिस वॉज बोरोइंग्स। बोरोइंग्स थोड़ा हार्ड है, बोथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप इसका ऑडिट करने जाओगे तभी भी आपको ये थोड़ा हार्ड लगेगा एंड ये याद करने में भी थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं एंड प्रोसीजर्स आर नॉट वेरी इजी पीजी, थोड़ा हार्ड टू लर्न है। तो आज मैं कहूँगी आप थोड़ा वक्त ज़्यादा दे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस को एंड एक बार पहले नोट्स फिर से रिवाइज करिए, फिर से रीड करिए एंड फिर लर्निंग पे आइएगा। डायरेक्टली लर्निंग पे नहीं आइएगा क्योंकि हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए। So this was day 3 and अब हम मिलेंगे day 4 में। And if you like the content, do like, share, comment and subscribe. And until then, keep following Navin Classes.